नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योद्धा आईएएस पर। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज का दिन है शुक्रवार। डेट है जुलाई 14 2023। मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का एनालिसिस। तो बिना ज़्यादा देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का द हिंदू अखबार का एनालिसिस। पहली खबर है, विद पीएम फ्लाइंग टू पेरिस, इंडिया अप्रूव्स प्लान टू बाय 26 राफेल एम जेट्स। भारत के प्रधानमंत्री, जैसा कि आप सब जानते हैं, कि पेरिस की यात्रा पर हैं, पेरिस गए हैं और उसी दौरान भारत ने 26 नए राफेल एम जेट्स खरीदने का प्रस्ताव फ्रांस गवर्नमेंट के सामने पेश किया है। तो हम जानते हैं इस खबर को डिटेल में। जब भारत के प्रधानमंत्री पेरिस के लिए निकले और वहां पहुंचे भी नहीं थे, उसी से पहले एक यहाँ से खबर आती है भारत से कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC, जो कि डिफेंस मिनिस्टर द्वारा चेयर किया जाता है, उसने अप्रूवल दिया है 26 नए राफेल एम फाइटर जेट्स खरीदने का। साथ ही साथ 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन, जो कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होंगी, वो फ्रांस से भारत खरीदने की अप्रूवल ले चुका है। अब फ्रांस गवर्नमेंट के पास ये जाएगा और फ्रांस गवर्नमेंट का जैसा नेगोशिएशंस होगा भारत गवर्नमेंट के साथ, वैसे ही डील को आगे बढ़ाया जाएगा। तो हम थोड़ा सा जानते हैं कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल आखिर है क्या और इसका काम क्या है भारत में। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है इंडिया की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। किस चीज़ के लिए? डिफेंस के सामान को खरीदने के लिए। वो कब सेटअप हुई थी? तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल सेटअप हुआ है 2001 में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है ये। और ये काम आपको मैं बता चुका हूँ कि सामान, जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, डिफेंस का इक्विपमेंट्स हैं, वो सब खरीदने का अप्रूवल यहाँ से ही पास होता है। और DAC को चेयर कौन करता है? DAC का हेड कौन है जिसके अप्रूवल के साइंस लगते हैं? तो वो हैं डिफेंस मिनिस्टर जो भी हैं। तो करंट डिफेंस मिनिस्टर कौन है? हमारे राजनाथ सिंह जी। बस यही है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में थोड़ा बहुत। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि राफेल एम फाइटर जेट्स लिखा हुआ है, राफेल जेट्स नहीं लिखा हुआ है, राफेल एम फाइटर जेट्स। तो एम का मतलब है मरीन। तो बेसिकली किसके लिए लिए जा रहे हैं? ये इंडियन नेवी के लिए। तो ध्यान रखिएगा कि ये किसके लिए खरीदा जा रहा है? इंडियन नेवी के लिए, राफेल एम फाइटर जेट्स। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी पे साइन किया है प्रोक्योर करने के लिए इंडियन नेवी के लिए 26 नए राफेल एम जेट्स, साथ ही साथ 3 स्कॉर्पियन क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स। तो हम थोड़ा सा स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स के बारे में भी जानेंगे। तो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स एक टाइप ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स है, जो कि डीजल और इलेक्ट्रिसिटी दोनों से चलती है। इसे बनाता कौन है? इसे बनाता है फ्रेंच शिप बिल्डिंग कंपनी नेवल ग्रुप, जिसे क्या कहा जाता है? DCNS। तो इंडिया ने पहली बार साइन किया था 2005 में 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स खरीदने का। अंडर कौन से प्रोजेक्ट के अंदर? प्रोजेक्ट 75 प्रोग्राम। तो कोलैबोरेशन में फ्रांस के साथ इंडिया में ही इन सबमरीन्स को बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो कि कहाँ पर मौजूद है? मुंबई में, इंडिया में। तो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स की क्या खासियत है कि ये शैलो और डीप वाटर्स में आराम से काम कर सकती है। उसके अंदर मैग्नेटिक थर्मल सिग्नेचर्स लगे हुए हैं और इसकी वजह से एनिमी इसे जल्दी से पहचान नहीं पाएगा, खोज नहीं पाएगा पानी के अंदर। और इसमें करीबन 35 लोगों का क्रू आराम से एकोमोडेट किया जा सकता है। अब यही प्रोजेक्ट था 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का। तो पहली सबमरीन जो इंडिया ने बन के तैयार हो गई है वो है कलवारी, जो दिसंबर 2017 में कमीशन कर दी गई है इंडियन नेवी में। आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर एक कस्टमाइजेशन क्लॉज भी साइन किया गया है। कस्टमाइजेशन क्लॉज का मतलब होता है कि भारत में इसका इंडियन डिज़ाइंड इक्विपमेंट्स भी लगाए जाएंगे इन सबमरीन्स में, साथ ही साथ फाइटर जेट्स में। तो इसके लिए भी भारत नेगोशिएट करेगा, रिपेयर की बात करेगा, मेंटेनेंस की बात करेगा कि कहाँ पर इसे रिपेयर कराया जाएगा, कहाँ मेंटेनेंस कराया जाएगा, कैसे कराया जाएगा। सारे प्रावधानों को आराम से समझा जाएगा, नेगोशिएट किया जाएगा फ्रांस गवर्नमेंट के साथ, तब ये डील साइन होगी। तो सबमरीन कहाँ पर बनेंगी? जो नई 3 सबमरीन्स आ रही हैं नेवी में जो कमीशन होंगी, वो यहीं दोबारा मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स में ही बनेंगी। और साथ ही साथ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का ये कहना है राम कि इससे हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी डोमेस्टिक सेक्टर में। अब आर्मी नेवी के पास, अब हम आगे देखते हैं कि बोइंग FA-18EF सुपर हॉर्नेट एक प्लेन था, साथ ही साथ राफेल के एम फाइटर जेट थे। इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना था डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को कि वो किस विमान को चुनेगी, बोइंग FA-18EF सुपर हॉर्नेट और डसॉल्ट एविएशन का राफेल एम फाइटर। इनमें से डसॉल्ट एविएशन के राफेल एम फाइटर जेट्स को खरीदने का अप्रूवल दिया गया है और हमने बोइंग के FA-18EF सुपर हॉर्नेट को नहीं खरीदना का फैसला किया है। तो थोड़ा सा हम जानेंगे कि बोइंग FA-18EF सुपर हॉर्नेट प्लेन क्या था। तो ये भी ट्विन इंजन है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, सेम इसमें एडवांस एवियोनिक सेंसर सिस्टम्स भी लगे हुए हैं। कैरियर कंपैटिबिलिटी भी करीबन ये राफेल जैसी ही है, इसकी वर्सैलिटी और मल्टी कैपेबिलिटी रोल्स भी हैं इसके सिमिलर है उसी की तरह। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ भी हैं इसमें। तो बेसिकली ये है कि दोनों
राफेल एम फाइटर जेट्स और सुपर हॉर्नेट दोनों बेसिकली एक ही कैटेगरी में स्टैंड होते हैं। तो इंडिया के पास चॉइस था कि वो इनमें से किसे चुने। इंडिया ने चुना है राफेल के। अगली खबर है इंडिया फ्रांस टाइज गियर्ड फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स सेज मोदी। तो मोदी जी जब फ्रांस पहुंच अगली खबर है इंडिया फ्रांस टाइज गियर्ड फॉर 25 ईयर्स सेज मोदी। तो अगली खबर क्या है कि इंडिया और फ्रांस का जो रिलेशन है जो 1998 में शुरू हुआ था उसे अब 25 साल हो चुके हैं। तो मोदी जी ने इसी के लिए थोड़ा बहुत बोला है। तो हम जानेंगे अपने यूपीएससी पर्सपेक्टिव से कि इंडिया फ्रांस रिलेशन कहाँ से शुरू हुए और क्या क्या इसके अचीवमेंट्स रहे हैं। तो इंडिया फ्रांस के डिप्लोमेटिक रिलेशंस अभी 25 साल पहले ही स्टार्ट हुआ है, लेकिन हिस्टोरिकल टाइज जैसा कि आप सब जानते हैं कि कॉलोनियल पीरियड में फ्रेंच की पुदुचेरी टेरिटरी फ्रांस के पास थी। तो भारत का इसके साथ एक पुराना टाइज भी है। उसके बाद हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करेंगे तो 1998 में आके इंडिया की बाईलैटरल रिलेशनशिप चालू होती है जिसे हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहते हैं। तो इसके द्वारा हम इन डिफेंस सेक्टर, स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी और काउंटर टेररिज्म की बात फ्रांस के साथ मिलकर भारत करता है। अब डिफेंस में क्या करते हैं हम मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, जॉइंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं डिफेंस के लिए, और हम प्रोक्योरमेंट करते हैं। जैसे रफाइल एम जेट जो है जो हम फ्रांस से खरीदने जा रहे हैं और कुछ पुराने रफाइल जेट्स हम खरीद भी चुके हैं, तो वो सब इसी डील के आगे से होता है। अगला बात है न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन की। तो भारत ने ग्रेटर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स का बढ़ावा होता है। तो ये था बेसिकली इंडिया फ्रांस रिलेशन के बारे में थोड़ा बहुत। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली आप ये एक फ़ोटो देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स पर। यह है दिल्ली की फ़ोटो, ओल्ड रेलवे ब्रिज है यमुना का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पानी एकदम बहुत ऊपर तक भरा हुआ है, ट्रक्स आधे से ज़्यादा डूब चुके हैं, इंजन में पानी कुछ ट्रक्स में पहुँच गया है, कुछ गाड़ियों में इंजन में पानी पहुँच गया है। तो ये अभी आप हाल ही में फिनोमेना देख ही रहे हैं कि कैसे नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया पूरा फ्लडेड है। साथ में हमारा पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है वहाँ भी फ्लड्स देखने को मिले हैं। अब ये एक न्यूज़ है कि मैन मेड फैक्टर्स एट प्ले इन सिटी गोइंग अंडर वाटर। तो ये कह रहा है कि आदमी, इंसानों का ही रोल है। जो दिल्ली शहर पानी के अंदर गया है उसमें इंसानों का ही बहुत बड़ा रोल है। और क्या क्या रीज़न दिया है इन्होंने कहा है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है फ्लड प्लेन्स पे यमुना के। दूसरा रीज़न दिया है कि रिलीजियस साइट्स हैं कुछ, जैसे अक्षरधाम का मंदिर है, आउटर रिंग रोड है, तो ये सब फ्लड प्लेन्स के ऊपर ही बनाए गए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स का जो विलेज है वो भी फ्लड प्लेन्स, जो यमुना का फ्लड प्लेन्स है उसके ऊपर बनाया गया है। इसे हमने ध्यान नहीं दिया। पहले भी कुछ रिपोर्ट्स आई जिन्होंने मना किया कि अक्षरधाम टेम्पल को वहाँ पर नहीं बनाना है, लेकिन धर्म के आगे लॉज हार जाते हैं बहुत बार, साइंटिफिक माइंड्स हार जाते हैं बहुत बार। तो वहाँ पर अक्षरधाम टेम्पल कंस्ट्रक्ट हुआ, लेकिन अब हमें देखने को मिल रहा है कि अक्षरधाम टेम्पल में भी पानी है, आउटर रिंग रोड पे भी पानी है, यहाँ तक कि कॉमनवेल्थ गेम्स का जो विलेज है वहाँ पर भी पानी भर चुका है। महाराष्ट्र, तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कुछ दिनों से न्यूज़ में है कि महाराष्ट्र में कैसे पॉलिटिकल उथल पुथल चल रहा है। अजीत पवार जो कि एनसीपी में थे वो एनसीपी को छोड़कर अपने साथ कुछ विधायकों को लेकर, कुछ लोगों को लेकर, प्रोमिनेंट लोगों को लेकर पार्टी से निकल गए हैं और जाकर एकनाथ शिंदे जो इस वक्त महाराष्ट्र के सीएम हैं उनके साथ ज्वाइन हो गए हैं। गवर्नमेंट फॉर्म करने का, साथ में मिनिस्ट्रीज़ लेने का उन्होंने प्रस्ताव रखा है। तो अभी इसी पे खींचातानी चल रही है क्योंकि अजीत पवार जो हैं वो मांग रहे हैं कि हमें इरिगेशन मिनिस्ट्री मिले और भी की मिनिस्ट्रीज़ मिले हमारे लोगों को, जहाँ की फडणवीस जो हैं जो बीजेपी से हैं तो वो इस चीज़ को मना कर रहे हैं। और एनसीपी लीडर्स क्या कह रहे हैं कि अमित शाह को इसके बीच में आना चाहिए, अमित शाह को इसका मेडिटेशन कराना चाहिए, मेडिएशन कराना चाहिए और यहाँ से हमें समझना चाहिए कि कैसे किसे क्या विभाग मिले। तो ये सब पॉलिटिकल उथल पुथल चल रहा है महाराष्ट्र में अभी। अब हम आगे देखते हैं अगली खबर। तो ये सब उथल पुथल चल रहा है महाराष्ट्र, वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये बात कर रहा है जो अभी हाल ही में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है 50वीं, उसके बारे में बात कर रहा है। ये बेसिकली क्या रहा है मैं आपको पहले ये समझा देना चाहता हूँ। ये बेसिकली कह रहा है कि जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है इसमें कुछ अच्छे फैसले लिए गए, कुछ ऐसे फैसले लिए गए जो पहले ही ले लिए जाने चाहिए थे, इतना वेट नहीं कराना चाहिए था और वो फैसले पहले ही ले लिए जाने चाहिए थे। अब कुछ उदाहरण देकर इन्होंने समझाया है यहाँ पर। तो हम शुरू से एकदम समझना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि जीएसटी काउंसिल क्या है। तो जीएसटी काउंसिल को हम थोड़ा समझेंगे कि जीएसटी काउंसिल आखिर है क्या। तो जीएसटी काउंसिल क्या है, फंक्शन है इसका। जीएसटी काउंसिल है क्या, वैसे एक काउंसिल है जिसमें जीएसटी के क्या करना है, क्या प्रावधान रखने हैं, क्या चेंजेस लाने हैं जीएसटी लॉ में, उसकी बातें होती हैं। तो फंक्शन देखेंगे हम। तो जीएसटी काउंसिल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रिकमेंडेशंस ऑन इंपॉर्टेंट जीएसटी रिलेटेड मैटर्स। ठीक है, अगला देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसमें जीएसटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। जो फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं यूनियन की, तो वो जीएसटी काउंसिल की चेयरपर्सन होती हैं अपने आप। ठीक है, उन्हें बनाया नहीं जाता, वो अपने आप ही चेयरपर्सन है। तो अब एडिटोरियल पे देखते हैं। तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कहा गया, ये फैसला लिया गया कि कुछ एपिलेट ट्राइब्यूनल्स बनाए जाएंगे जीएसटी के लिए स्पेसिफिकली। दिक्कत क्या है कि अभी जीएसटी के इतने सारे केस फंसे हुए हैं, पेंडिंग है बहुत जगह पे, जिसकी वजह से हमारी बाकी नॉर्मल कोर्ट की फंक्शनिंग में दिक्कत आ रही है। तो इसके लिए फैसला लिया गया था कि जीएसटी के लिए अलग से ट्राइब्यूनल्स बनाए जाएंगे। तो उसे यहाँ पर डिसीजन को पास कर दिया गया है। ठीक है, और एक फैसला लिया गया है कि जो ऑनलाइन गेमिंग है
उस पर अभी तक कोई टैक्स नहीं होता था, उस पर भी हम 28% की लेवी लगाने जा रहे हैं। तो पहला सेट जो जीएसटी एपिलेट ट्राइब्यूनल्स का आने वाला है वो 4 से 6 महीने में आ जाएगा, ठीक है। और अभी ये नहीं बताया गया कि कितने जीएसटी काउंसिल, सबसे पहले जीएसटी एपिलेट ट्राइब्यूनल्स कितने नंबर में आएंगे, लेकिन टोटल जो डिमांड है वो है कि 50 ट्राइब्यूनल्स भारत में होने चाहिए। अगला हम देखते हैं कि ये हमने देख लिया कि 28% जीएसटी लगा दिया गया है किस चीज़ पर, जो भी बैट्स लगाई जाती हैं ऑनलाइन गेमिंग्स पर, कसिनो पर या हॉर्स रेसिंग पर। तो जो भी ई गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं इन्हें अब 28% लेवी देना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अंडर जीएसटी। आगे हम देखते हैं कि क्या क्या और प्रावधान किए गए हैं। तो फूड और बिवरेजेज जो सिनेमा हॉल्स में हैं उन्हें जीएसटी उनके ऊपर कम कर दिया गया है, उनके ऊपर जीएसटी कर दिया गया है 5%, ठीक है। अनफ्राइड अनकुक्ड स्नैक पैलेट्स जो होते हैं, फिश सॉल्युबल पेस्ट हैं, इमिटेशन जारी यार्न है, तो इस पर भी हमने कम कर दिया है जीएसटी के रेट को, ठीक है। अगला है कि एग्जेम्प्ट कर दिए गए हैं कुछ ड्रग्स मतलब दवाएं जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर के देशों से भारत के लिए। तो अगला है कि कुछ हमने ड्रग्स जो कि हम भारत में इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं बाहर के देशों से, उन जो कि कैंसर और अदर रेयर डिजीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, तो उन पे हमने जीएसटी का एग्जेम्पशन दिया है। तो ओवरऑल इस एडिटोरियल में यही है कि इन्हें कुछ फैसले जल्दी ले लेने चाहिए थे, कुछ फैसले अब लिए हैं, अभी कुछ और ऐसे फैसले हैं जो और टिके हुए हैं। अगला एडिटोरियल हम देखते हैं तो ये है एन अनअसेप्टेबल। अगला एडिटोरियल हम देखते हैं तो ये है कि एन अनअसेप्टेबल वर्डिक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस। ये लिखा है कालीस्वरम राज ने, जो सुप्रीम कोर्ट में एक लॉयर हैं। तो हम देखते हैं कि इस एडिटोरियल में क्या है। तो ये एडिटोरियल बेसिकली बात कर रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट के हाल ही में आए फैसले के बारे में। फैसला क्या था, एक केस क्या था कि एक इंटरफेथ कपल जिसमें मैन मुस्लिम है और वीमेन हिंदू है, तो ये लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट जाते हैं, वहाँ पर ये मांग करते हैं कि हमें पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए ताकि हमें हरासमेंट ना हो, पुलिस का ही हमें प्रोटेक्शन मिले इस चीज़ से। इस केस का नाम है किरण रावत वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर हाई कोर्ट क्या कहती है कि हाई कोर्ट कहती है कि जो लिव इन रिलेशनशिप है वो एक सोशल प्रॉब्लम है। तो बेसिकली एडिटोरियल में कालीस्वरम राज जी कह रहे हैं कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस से गलत फैसला दिया गया है। तो कालीस्वरम राज जी कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस से एक गलत फैसला है, लिव इन रिलेशनशिप एक सोशल प्रॉब्लम नहीं है। आगे इन्होंने इसी को वो बताया है, ये कहते हैं, पहला पॉइंट कहते हैं कि द हाई कोर्ट का जो फैसला है वो अनएक्सेप्टेबल है, कि कोर्ट जो है वो सोशल मॉरलिटी को देख रही है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स क्या हैं, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, कि मतलब एक आम इंसान, एक आम इंडिविजुअल की जो ऑटोनॉमी है, चुनाव करने की क्षमता है, और पर्सनल लाइबर्टी, खुद के फैसले लेने की जो क्षमता है, उस पर एक प्रहार है ये हाई कोर्ट का। अगला हम देखते हैं, इन्होंने थोड़े और एग्जाम्पल से समझाया है। तो इन्होंने बताया कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के कुछ वर्डिक्ट्स आ चुके हैं, जैसे कि डी वैल्यूस्वामी 2010 का केस है, इंदिरा शर्मा केस है 2013 का, धानुलाल केस है 2015 का। तो इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इन फैसलों में, इन केसेस में क्या फैसला दिया कि प्रमोट करना चाहिए हमें लिव इन रिलेशनशिप्स को, ठीक है। अब हाई कोर्ट का एक और इन्होंने गलती बताई कि हाई कोर्ट ने अननेसेसरी एक रेफरेंस लिया है सेक्शन 125 से, जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का है, जो क्या कहता है कि मेंटेनेंस टू वाइफ्स एंड नॉट अदर वुमेन, कि मतलब जो मेंटेनेंस है, क्या कहता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 125 सेक्शन उसका, कि जो वाइफ्स हैं उन्हें मेंटेनेंस मिलेगा हस्बैंड की तरफ से, और किसी नॉट एनी अदर वुमेन, कि मतलब जो वाइफ नहीं है उसे मेंटेनेंस नहीं है। तो ये 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में है, तो उसी की यहाँ पे रेफरेंस लिया हाई कोर्ट ने। और यहाँ तक कि हाई कोर्ट यहाँ तक पहुँच गया कि उसने कहा कि किसिंग, टचिंग, स्टेयरिंग ये सब इस्लाम में हराम है, तो इस वजह से हमें ये फैसला देना पड़ रहा है। अब अगला इनका एक पॉइंट लिखते हैं ये कि इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ऑर्थोडॉक्सी। ऑर्थोडॉक्सी का मतलब होता है कि पुरानी जो रीतियाँ चली आई थी, जैसे ऑर्थोडॉक्स चर्च, ऑर्थोडॉक्स हिंदू, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम, पुरानी जो चीज़ें जो धर्म को लेकर जोड़ी जाती हैं, जिसमें चेंज हम नहीं एक्सेप्ट करते हैं, उन चीज़ों की तरफ हम झुकते जा रहे हैं। तो ये कहते हैं कि ये एक रिलीजियस रिवाइवलिज्म का फैसला था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिससे रिलीजियस रिवाइवलिज्म आ रहा है, और किसकी तरफ इंक्लाइंड है ये, सोशल ऑर्थोडॉक्सी की तरफ, ठीक है। अगला ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने फैसले थे, तो हाई कोर्ट उन फैसलों से कैसे बाउंड है, आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। क्या कहता है आर्टिकल 141 तो हम जानते हैं। तो आर्टिकल 141 कहता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो सारी कोर्ट्स पर बाइंडिंग होगा, सारे लॉ ऑफिस पर बाइंडिंग होगा, ठीक है। सब उस फैसले का, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, वो थ्रू आउट इंडिया लागू होगा। तो ये कहता है आर्टिकल 141। अब इन्होंने थोड़ा और एग्जाम्पल के साथ समझाया है। जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था 2018 का, तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज किया था।
तो किस सेक्शन के अंदर था ये? सेक्शन 497। तो 497 सेक्शन के अंदर जो एडल्ट्री था उसे सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। अगला ये देखते हैं नवजेत सिंह जौहर का केस, जो 2018 का केस है, बहुत ही फेमस केस है। तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी को खत्म कर दिया था, स्ट्राइक डाउन कर दिया था। ये किसके रिलेशन में था? सेम सेक्स रिलेशन के बारे में था। अब आगे बढ़ते हैं, अगला ये बताते हैं कि एक लता सिंह 2006 केस है, लता सिंह के 2006 केस के बारे में बात करते हैं। तो उसमें कोर्ट जो है वो पुलिस को डायरेक्ट करती है कि पूरी कंट्री में आपको इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिज जो भी होती हैं उनके रखवाली में खड़ा होना है, बचाना है, देखना है कि उन्हें कोई हैरास तो नहीं कर रहा है। अगला एक केस है एस खुशबू वर्सेस तन्नी मम्मल एंड ANR 2010 का केस है ये। उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि देयर इज़ नो स्टैट्यूटरी ऑफेंस। अगर कोई भी लिव इन में रह रहा है या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स रख रहा है शादी से पहले किसी और वीमेन से या किसी से भी, अगर वो एडल्ट है तो देयर इज़ नो स्टैट्यूटरी ऑफेंस। इसमें कोई लॉ का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत इसे कहा जाएगा कि ये एक ऑफेंस है। ठीक है, जब एडल्ट्स विलिंगली एंगेज कर रहे हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप में आउटसाइड द मैरिटल सेटिंग, शादी के आगे बाहर अगर कोई कर रहा है ऐसा, तो उसे हम लॉ में कोई ऐसा लॉ नहीं है कि जो इसे स्टैट्यूटरी ऑफेंस कहेगा, अगर विलिंग है वो सब। तो यही सब इन्होंने बाद में बताया और इन्होंने लास्ट में जाते जाते कहा कि द जजमेंट इज ए क्लासिकल केस ऑफ जुडिशियल इनडिसिप्लिन विच द सुप्रीम कोर्ट विल होपफुली सेट राइट एज अर्ली एज पॉसिबल। मतलब अब ये हाई कोर्ट से केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा उसकी बात की है। अब आगे चलते हैं हम, अगला है हमारा नाटो से रिलेटेड थोड़ा, तो हम जानते हैं क्या है कि नाटो की अभी एक मीटिंग हुई है लिथुआनिया में, जिसमें यूक्रेन को जो मेंबर बनाने के लिए ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के पीएम हैं वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट हैं वोल्दिमिर ज़ेलेंस्की, तो वो कह रहे हैं कि यूक्रेन को जल्दी से जल्दी नाटो में शामिल किया जाए, लेकिन उन्हें नाटो क्या कर रहा है, उन्हें टाल दे रहा है। और इसका एग्जाम्पल कैसे आता है, क्योंकि यूक्रेन की मेंबरशिप यूक्रेन ने पहले मांग रखी है। उस अगला एडिटोरियल है अपना नाटो से रिलेटेड, तो देखते हैं, नाटो अभी बहुत न्यूज़ में बना हुआ है, तो नाटो को हम देखते हैं क्या है ये एडिटोरियल में। तो नाटो की अभी एक हाल ही में मीटिंग हुई है। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी एक मीटिंग हुई है लिथुआनिया में। ठीक है, किस चीज़ के लिए? सपोर्ट यूक्रेन के जो भी एग्रेशन चल रहा है रशिया का और यूक्रेन का, उसमें यूक्रेन के सपोर्ट के लिए बातें हुई हैं। लेकिन वहाँ क्या हुआ कि ज़ेलेंस्की जैसा कि जो डिमांड कर रहे हैं, जो चाहत रख रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी फैसला मिले, कोई ऐसा उन्हें फैसला आए नाटो की तरफ से कि जल्दी से जल्दी यूक्रेन नाटो में शामिल हो सके, तो ऐसा देखने को नहीं मिला इस मीटिंग में भी, जिसकी वजह से वहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं यूक्रेन के ज़ेलेंस्की, उन्हें थोड़ा धक्का लगा, उन्हें टाला जा रहा है, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्हें नाटो टाल रहा है। इसका एक एग्जांपल दिया है इसमें कि अप्रैल में फिनलैंड को 31वां मेंबर बनाया गया है। फिनलैंड एक कंट्री है, उसे 31वां मेंबर बनाया गया है नाटो का। और अभी कुछ ही दिन में हो सकता है कि स्वीडन की भी बात चल रही है कि स्वीडन भी नाटो का मेंबर बन जाए। तो ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि नाटो बेसिकली हमें टाल रहा है, हमारी मेंबरशिप को टाल रहा है अभी। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि इसमें थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया है नाटो को भी, कि नाटो को थोड़ा रुक जाना चाहिए, इस टाइम पर रिक्रूटमेंट नहीं करने चाहिए नए, क्योंकि रशिया का जो रीज़न है वॉर करने का वो यही है कि नाटो सबको अपना मेंबर बना देगा तो रशिया के ऊपर खतरा आ जाएगा। तो नाटो क्या कर रहा है, एक तरह से रशिया के फियर को सही प्रूव कर रहा है दुनिया की नज़र में। ठीक है, और हुआ भी ये कि नाटो कब से एक्टिव हो गया है? 2008 से, जब मॉस्को मिलिट्री इंकर्जन करता है जॉर्जिया का 2008 में। उसके बाद एनेक्सेशन कर लेता है किसका? क्रीमिया का 2014 में। अब यही आगे समझाया गया है कि थोड़ा बहुत और रास्ता देखना पड़ेगा नाटो के लीडर्स को, ताकि हम वॉर से बाहर निकल सकें और पॉलिटिक्स को भी समझ लें, जो क्रेमलिन, रशिया, मॉस्को, इनकी जो पॉलिटिक्स चल रही है इन्हें भी समझ के रखें। अगला एक ओपिनियन है, आर रीजनल पार्टीज इन इंडिया फेसिंग ए सक्सेशन प्रॉब्लम। हम इसे नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखो ये फोटोग्राफ है हिमाचल प्रदेश का, ब्यास रिवर है ये, कुल्लू। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं आजकल न्यूज़ में कि यहाँ फ्लडिंग हो रही है, अच्छा खासा, बहुत सारा नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हमें देखने को मिला है। अनुमान है करीबन 5,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी डैमेज अभी तक हो चुकी है फ्लड्स की वजह से हिमाचल प्रदेश में केवल। तो आगे चलते हैं, थोड़ा टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पर आते हैं हम। न्यूज़ इन नंबर, सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंडिया की। तो इंडिया की अभी रिन्यूएबल कैपेसिटी कितनी है? रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी बेसिकली क्या होता है? ऐसी एनर्जी, ऐसी उत्पादन एनर्जी का जिसे हम दोबारा उत्पाद कर सकें आराम से, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बहुत सारी और ऐसी एनर्जीज हैं। तो भारत की हम कैपेसिटी देखते हैं कि क्या कैपेसिटी है। तो भारत की कैपेसिटी है 173 गीगावाट्स की रिन्यूएबल एनर्जी में। इसमें अंदर हम इसे बांटेंगे तो 67.82 गीगावाट सोलर पावर है, सबसे ज़्यादा सोलर पावर है रिन्यूएबल एनर्जी में। अगला 43.19 गीगावाट है विंड एनर्जी, 46.85 गीगावाट है आपकी लार्ज हाइड्रो एनर्जी जो कि बड़े डैम्स से मिलती है, 4.94 गीगावाट है स्मॉल हाइड्रो, और 120 गीगावाट
रिन्यूएबल एनर्जी पे अभी काम भारत चल रहा है भारत में। तो टोटल मिला के 173 गीगावाट एनर्जी अभी अवेलेबल है भारत के पास रिन्यूएबल। अगली न्यूज़ है कंसिस्टेंट एक्सेस टू फूड लास्ट ईयर। तो ये एक यूएन की रिपोर्ट है। तो यूएन क्या कहता है कि 2.4 बिलियन लोग जो हैं वर्ल्ड वाइड, तो ये हंगर की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अगली न्यूज़ है चाइना से। चाइना का क्या हुआ है कि एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया है पिछले महीने से। तो क्या है, एक्सपोर्ट्स ग्रोथ इन चाइना इज इन डिक्लाइन बट अपार्ट फ्रॉम ए ब्रीफ रिबाउंड इन मार्च अप्रैल में थोड़ा सा इसने क्या किया था कि एक्सपोर्ट बढ़ा लिया था चाइना ने, लेकिन ओवरऑल जब हम देखेंगे तो डिक्लाइन है अक्टूबर 2022 से। तो बेसिकली क्या है न्यूज़ कि चाइना का एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो कम हो रहा है अक्टूबर 2022 से। 2 महीने का ऐसा रिजल्ट आया था मार्च और अप्रैल का कि जब इनका एक्सपोर्ट थोड़ा बढ़ा था, लेकिन अभी भी कम है। अगली एक खबर है, ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट सेक्शन पर है। तो अगली खबर है द फर्स्ट जीएसआई सर्वे ऑफ सियाचिन। तो सियाचिन ग्लेशियर की बात हुई है यहाँ पर, उसके सर्वे की बात हुई है। पहला जियोलॉजिकल सर्वे किया गया था जो सियाचिन ग्लेशियर पर, उसकी बात हुई है यहाँ पर। तो यहाँ बेसिकली ये थोड़ा बड़ा एडिटोरियल है, एक बड़ा कंटेक्स्ट है, तो हम समझेंगे थोड़ा इसे ब्रीफली। तो इसमें बताया गया है शुरू में कि वी के रैना जो टॉप इंडियन जियोलॉजिस्ट थे 1958 के टाइम पे, तो उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर का सर्वे किया था। और किस टीम के तहत किया था? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम के तहत। ठीक है, यहाँ पर 2 चीज़ें दी गई हैं। एक पॉइंट NJ9842, ये क्या है? म्यूचुअली डिमार्केटेड पॉइंट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच का। क्या है पॉइंट का नाम? NJ9842। ठीक है, एज पर कराची सीज फायर एग्रीमेंट ऑफ 1949। अगला है हमारा 5Q1310508 ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट्स है, लेकिन इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते। तो ये कहाँ से आया था? शिमला एग्रीमेंट से आया था। ठीक है, अब क्या है द फर्स्ट, शुरू करते हैं हम यहाँ से। तो पहला सियाचिन सर्वे कब चालू हुआ था? जून 1958 में। किसके द्वारा किया जा रहा था? इंडिया के टॉप जियोलॉजिस्ट थे उस टाइम के, वी के रैना, उनके द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, तो जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो हम देखते हैं जीएसआई होता क्या है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज द प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर जियोलॉजिकल मैपिंग, एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च इन इंडिया। ठीक है, फॉर्मेशन कब हुआ इनका? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टेब्लाइज कब हुई है? 4 अप्रैल 1851 में, ब्रिटिशर्स के टाइम पे। ठीक है, इट वॉज फाउंडेड बाय सर थॉमस ऑल्डहैम। ठीक है, अगला इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अंडर कैसे, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जीएसआई किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, और रीजनल ऑफिस बाकी जगह कंट्रीज में अवेलेबल है। लीडर कौन होता है, मतलब हेड कौन होता है इस ऑर्गेनाइजेशन का? तो डायरेक्टर जनरल, जो कौन होते हैं? सीनियर जियो साइंटिस्ट होते हैं, वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन अंडरस्टैंडिंग द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया एज वेल एज नेचुरल हजार्ड्स। ठीक है, तो ये जीएसआई का बेसिकली काम है मोटा मोटी। अगला इसमें बात हुई है कि ऑपरेशन मेघदूत की। तो ऑपरेशन मेघदूत था क्या था, देखते हैं, जो इंडियन आर्मी ने चलाया था। तो ऑपरेशन मेघदूत रेफर्स टू ए मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी इन 1984 टू स्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द डिस्प्यूटेड सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, बैकग्राउंड क्या है इसका? ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर, अभी इसका बैकग्राउंड हम यहाँ नहीं समझेंगे, हम इस एडिटोरियल को पूरा देखेंगे। तो अगला क्या है? ऑपरेशन मेघदूत, जो भारत की आर्मी ने चलाया था 1984 में, ये भी सियाचिन ग्लेशियर से रिलेटेड है, उसी के लिए चलाया गया था ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा मिस्टर रैना के काम बताए हैं कि उन्होंने सर्वे किया है लेह मनाली हाईवे का, जो उस टाइम पर ऐसी रोड थी जिसपे बस खच्चर वगैरह चल सकते थे, तो उसका सर्वे भी मिस्टर रैना ने किया था। अब 1958 के ईयर पर आते हैं। उस टाइम पर क्या था कि इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर चल रहा था, हर कंट्रीज अपने अपने जियो साइंटिस्ट को अलग अलग जगह एक्सप्लोरेशन के लिए भेज रही थी। तो भारत के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से मिस्टर रैना को भेजा गया लद्दाख एक टीम के साथ। वो पहुंचते हैं लद्दाख के 5 ग्लेशियर्स को देखने। उसमें से कौन कौन से ग्लेशियर थे? वो सियाचिन, मामोस्टोंग, कोंगकुदाम, किचिक कुमदान और अक्ताश ग्लेशियर। ठीक है, तो मिस्टर रैना को रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है 5 ग्लेशियर जो कि लद्दाख में स्थित हैं, उन्हें जांचने की। तो कौन कौन से ग्लेशियर्स थे? सियाचिन, मामोस्टोंग, चोंग, कुमदन, किचिक कुमदन और अक्तश ग्लेशियर। ठीक है, पैसा मिलता है 17,000 रुपये सैंक्शन होता है सर्वे करने के लिए। पूरी टीम होती है, वो जाती है शेरपास के साथ, वहाँ पर ये कुछ दिन रुकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं नुब्रा रिवर को, ये सब बताया गया है इसमें। इसके बाद आते हैं हम पाकिस्तान का नॉन कैलेंस, अगली चीज़ है। तो क्या है कि जब ये बताते हैं, मिस्टर रैना बताते हैं कि जब ये लोग सियाचिन में थे 3 महीने तक, तो इन्हें कोई भी ह्यूमन प्रेजेंस नहीं मिली। मतलब क्या है कि पाकिस्तान उस टाइम पे कोई इंटरेस्ट दिखाई नहीं रहा था सियाचिन ग्लेशियर पे, ना ही वो उसे अपना शायद हिस्सा भी मानता था।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाता है कि वहाँ पर पाकिस्तान का कोई प्रेजेंस नहीं था। तो अगर आगे कभी पाकिस्तान आकर क्लेम करता है आगे जाकर कि हमारा है ये सियाचिन ग्लेशियर, तो भारत के पास एक मजबूत सबूत है, फैक्ट है रखने के लिए, पेश करने के लिए। तो बस ये यहीं पर ख़त्म होता है। अगला देखते हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट आस्क्स इंडिया टू एक्ट प्रॉम्प्टली टू एंड मणिपुर वायलेंस। अब मणिपुर में वायलेंस की बात हमने कल के एडिशन में की थी। हमने बताया था आपको कि मीती और कुकी कम्युनिटी के बीच में वायलेंस चल रहा है। तो यूरोपियन पार्लियामेंट में इसकी चर्चा शुरू हुई है। कल के न्यूज़पेपर में था ये, कल हमने ये बताया था। अब क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल तो अब क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन है हमारे अरिंदम बागची। तो उन्होंने क्या कहा कि ये अनएक्सेप्टेबल है और कॉलोनियल माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है कि क्या चीज़ कि यूरोपियन पार्लियामेंट में भारत के विषय में बात हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या है कि सेंटर नया मानसून का सत्र चालू होने वाला है। तो कब से चालू होगा ये? 20 जुलाई से। तो उसमें सेंटर बिल्स रखने जा रहा है नए। टोटल 21 नए बिल्स हैं जो वहाँ पर रखे जाएंगे, जिन पर डिबेट होगी, मे भी पास होंगे, मे भी नहीं पास होंगे, तो वो हम आगे देखेंगे। 20 जुलाई को मानसून सत्र चालू होने वाला है। अब यहाँ पर आता है G20 की प्रेसिडेंसी की बात। तो भारत, जैसा कि आप सब जानते हैं कि G20 का प्रेसिडेंट है इस वक्त, प्रेसिडेंसी भारत के हाथ में है। तो भारत ने अभी हाल ही में G20 शेरपा जो हैं अमिताभ कांत, शेरपा क्या होता है पहले आप छोटा सा समझ लो कि जैसे प्रधानमंत्री हैं भारत के नरेंद्र मोदी, तो वो अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को अपनी जगह पर भारत से G20 की किसी समिट में पार्ट लेने के लिए भेजते हैं, तो उसे उस पर्सन को वहाँ पर शेरपा कहा जाएगा। तो इस टाइम पर G20 के शेरपा हैं अमिताभ कांत, जो कि नीति आयोग में भी थे। तो इन्होंने क्या कहा है वहाँ पर बेसिकली कि जो G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है, तो भारत नहीं इंटरेस्टेड है यूक्रेन के बारे में बात करने में। यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है, उस मुद्दे को हमें नहीं उठाना है G20 में। हमें और भी मुद्दे हैं हमारे पास, टेलीकम्युनिकेशन के मुद्दे हैं, सिक्योरिटी के मुद्दे हैं, और भी रीजनल कोऑपरेशन के मुद्दे हैं। हम उन मुद्दों को उठाना चाहते हैं। G7 नेशंस की तरह यूक्रेन और रशिया की वॉर की बात यहाँ नहीं करना चाहते हैं, बेसिकली ये कहा है। ठीक है, चाइना भी इससे एग्री है, ऑफकोर्स होगा। तो अगली खबर पर आते हैं। तो कांग्रेस लीडर हैं राहुल गांधी, तो वो पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं अग्निपथ स्कीम जो आई थी गवर्नमेंट की, उसके खिलाफ उत्तराखंड से। ठीक है, तो देखेंगे कैसी होगी ये पदयात्रा। अगला हमारा न्यूज़ है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आ जाओ सभी एकदम। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने वाली है, इंडिया थर्ड मून मिशन ऑल सेट टू बी रिलॉन्च टुडे। अब क्या है कि भारत चंद्रमा पे तीसरा अपना मिशन भेजने जा रहा है, जिसका नाम है चंद्रयान 3, जो आज 2:35 पर लॉन्च होगा। अब देखते हैं चंद्रयान 3 मिशन को जानने से पहले हम देखते हैं भारत के पहले 2 मिशन चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में। तो चंद्रयान 1 क्या है, लॉन्च कब हुआ है? चंद्रयान 1 वॉज इंडियाज फर्स्ट लूनर मिशन लॉन्च ऑन October 22, 2008 बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इसका चंद्रयान 1 वॉज टू स्टडी द लूनर सरफेस एंड गैदर साइंटिफिक डाटा अबाउट द मून्स टोपोग्राफी, कि मून की कैसी टोपोग्राफी है, मिनरलॉजी, क्या क्या मिनरल्स पा सकते हैं मून में, और एलिमेंटल कंपोजिशन क्या क्या होंगे मून के। ठीक है, और क्या देखने की कोशिश की गई थी चंद्रयान 1 मिशन में कि वाटर आइस है पोलर रीजन्स पे मून के अवेलेबल या नहीं है। इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया था मिनरलॉजी मैपर, जिसके तहत हमें सारी जानकारियाँ मिली। ठीक है, इसकी डिस्कवरीज देखते हैं हम थोड़ी सी। तो चंद्रयान 1 मेड सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज इंक्लूडिंग द कन्फर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द लूनर सरफेस, मैपिंग ऑफ लूनर क्रेटर्स, मैप किया इसने लूनर क्रेटर को, इसने पानी को ढूंढा, खोजा वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स को, मैग्नीज जो एक पदार्थ है उसे खोजा वहाँ, एल्यूमिनियम को खोजा, सिलिकन को खोजा, और पास्ट वॉल्केनिक एक्टिविटी का भी जिक्र किया कि मतलब पहले मून पर भी वॉल्केनोज फट चुके हैं। अगला हम आते हैं चंद्रयान 2 मिशन को। तो चंद्रयान 2 मिशन की लॉन्च डेट थी आपकी जुलाई 22, 2019। इसरो ने इसे लॉन्च किया था। ये सक्सेसर है किसका? चंद्रयान 1 का। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि साउथ पोलर रीजन जो है मून का, उसे बेसिकली एक्सप्लोर करना। ठीक है, और उस पर हम सॉफ्ट लैंडिंग करना चाह रहे थे। एक रोवर एक टाइप से रोबोटिक गाड़ी समझ लीजिए, वो हम मून पर उतारना चाह रहे थे। ठीक है, तीसरा कंपोनेंट है चंद्रयान 2 का कि इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या थे। तीसरा पॉइंट है तो क्या क्या थे, एक ऑर्बिटर था जो मून के चारों तरफ घूमेगा, एक लैंडर था जो लैंडिंग पर कराएगा, जो मून के अंदर जाके उतरेगा, लैंड कराएगा किसे? रोवर को। रोवर उसके अंदर रहेगा। रोवर क्या है? रोवर का नाम क्या दिया गया है? प्रज्ञान। और रोवर क्या चीज़ है? जो उतरेगी मून के सरफेस पे और वहाँ से डाटा कलेक्ट करेगी सॉफ्ट लैंडिंग के थ्रू। ठीक है, लैंडिंग अटेम्प्ट किया गया। द लैंडर विक्रम अटेम्प्टेड ए सॉफ्ट लैंडिंग ऑन September 7, 2019 बट कॉन्टैक्ट विद द लैंडर वॉज लॉस्ट ड्यूरिंग द डिसेंट फेज। जब वो उतर रहा था तब हमने कॉन्टैक्ट खो दिया, और कुछ दिनों बाद नासा के किसी सैटेलाइट से हमें पता चला कि वो टूट चुका था। ठीक है, तो कहाँ से टेक ऑफ करने जा रहा है अपना चंद्रयान 3 मिशन? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। ठीक है, कौन से व्हीकल पर लोड किया जा रहा है इसे? लॉन्च व्हीकल मार्क 3 पर। बहुत
हैवी हॉर्स पावर इंजन है इसका। और अभी तक कौन कौन सी कंट्रीज़ मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुकी हैं, तो वो हैं यूएस, रशिया और चाइना। केवल 3 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? यूएस, रशिया और चाइना। तो इन्होंने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग ऑलरेडी कर चुकी है। ठीक है। अब क्या है कि यहाँ से रॉकेट लिफ्ट ऑफ करेगा, लॉन्च होगा और एलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिट पे अपनी ऑर्बिट थोड़ा रुकेगा, वहाँ पर होल्ड करेगा वहाँ से, क्योंकि एक ये ऐसी ऑर्बिट होती है इलेप्टिक पार्किंग ऑर्बिट जहाँ से हम दूसरी ऑर्बिट के लिए अपना तैयारी करते हैं वहाँ पर रुक कर। ठीक है। इसमें क्या क्या मॉड्यूल्स हैं? इंडिजीनियस मतलब भारत का ही बना हुआ, खुद ही बना हुआ। प्रोपल्शन मॉड्यूल है, लैंडर मॉड्यूल है और एक रोवर इसमें भी अटैच है। ठीक है। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या करेगा कि लैंडर को कैरी करेगा स्पेस में, और उसके बाद क्या होगा, वही सेम प्रोसेस चालू होगा कि वहाँ से रोवर को लैंडर लॉन्च करेगा। ठीक है। और ये लैंड पर कब जाके मिलेगा, मून के लैंड पर कब ये पहुँचेगा रोवर हमारा, तो कब की डेट डिसाइडेड है, तो अगस्त 23 तक। ठीक है। अब ये न्यूज़ पे बना ही रहेगा, तो आगे अभी हम इसके बारे में पढ़ते रहेंगे, और भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगला है ओवर 70,000 स्टैंडर्ड पीपल इन हिमाचल प्रदेश टेक इनटू सेफ्टी। 70,000 लोगों को करीबन बचाया गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आगे हम आते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। तो थाईलैंड से न्यूज़ है। थाईलैंड से क्या न्यूज़ है कि थाईलैंड की पार्लियामेंट के अभी हाल ही में थाईलैंड में चुनाव हुए थे, जिसमें कोलिशन गवर्नमेंट बनी। मई में चुनाव हुए थे, कोलिशन गवर्नमेंट बनी। अभी तक कोई वहाँ प्रधानमंत्री नहीं बन पाया था। प्रधानमंत्री के दावेदार थे पीटा लिमजा-रोएनरेट। ठीक है, पीटा लिमजा-रोएनरेट। तो ये क्या थे? ये प्रधानमंत्री के दावेदार थे। इन्होंने कल वोटिंग के लिए बैठे ये, लेकिन इनकी वोटिंग फेल हो गई। इन्हें लोगों ने कितने वोट चाहिए थे? इन्हें 375 वोट चाहिए थे, लेकिन इन्हें 375 वोट नहीं मिल पाए, तो ये अब प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि क्या होगा और क्या नहीं। अब एक अगली न्यूज़ है जर्मनी से। तो जर्मनी का क्या है, जर्मनी ने अपना बहुत जो एक स्ट्रेटेजिक मैप होता है किसी कंट्री का, उसे लॉन्च किया है चाइना के रिलेशन में। तो इसने क्या कहा है जर्मनी ने कि हम चाइना के साथ नॉर्मल ट्रेड रिलेशन रखेंगे, हम उसे नहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन हम रिस्क इकोनॉमिक डिपेंडेंस का चाइना के ऊपर वो हम देखेंगे, उसे हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हम ये नहीं चाहेंगे कि जर्मनी एकदम चाइना पे डिपेंडेंट हो जाए किसी भी चीज़ के लिए। तो ये बेसिकली ये है। जर्मनी जो है वो चाइना को सपोर्ट करता है, चाइना के साथ ट्रेड भी करना चाहता है, ये सब इसमें कहा गया। अब कल का न्यूज़पेपर जिसने देखा था, तो कल एशियान के बारे में मैंने बताया था आपको। तो एशियान की टॉक्स चालू हैं। तो टॉप यूएस चाइनीज़ डिप्लोमेट्स कहाँ मिले? एशियान की टॉक्स पे, यूएस और चाइना के। अब ये इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस से न्यूज़। इंडिया जनवरी जून ट्रेड विद चाइना डिक्लाइंस एमिड स्लोडाउन। अब क्या है कि भारत और चाइना के व्यापार से थोड़ा मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि क्या है संबंध। तो भारत और चाइना का व्यापार बहुत पुराना है, हिस्टोरिकल टाइम से है, एकदम एशियन टाइम से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन फिलहाल के दिनों में हम देख रहे हैं कि चाइना जो है वो भारत को बहुत सामान भेज रहा है, बहुत सामान चाइना से एक्सपोर्ट होकर भारत आ रहा है, लेकिन उसकी तुलना में भारत से चाइना की तरफ जो एक्सपोर्ट जा रहा है वो बहुत कम है। तो बेसिकली क्या सिचुएशन है कि इंडिया का चाइना से इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक्सपोर्ट में इंडिया, चाइना को एक्सपोर्ट करने में इंडिया मात खाता है। तो इंडिया से एक्सपोर्ट चाइना के लिए बहुत कम है, लेकिन इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। और इसका यही सब इसमें बताया गया है, इसमें डिफरेंस बताया गया है। इसमें थोड़ा ये बताया गया है कि जो जनवरी से जून 2023 में ट्रेड जो चाइना के साथ है भारत की, वो थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है, 0.9%। इतना भी बहुत है, लेकिन ये देखने को मिला कि 0.9% की डिक्लाइन हुई है जनवरी से जून 2023। पिछली साल क्या था, जनवरी से जून 2022 में क्या था कि हमारी जो ट्रेड थी वो इस बार की जनवरी से जून 2023 जो ट्रेड है, तो इसमें 0.9% का डिक्लाइन है। ठीक है। अब देखते हैं ट्रेड डेफिसिट की बात हुई है, तो मतलब भारत के ऊपर क्या ट्रेड डेफिसिट है। जैसे चाइना और भारत दोनों ट्रेड करता है आपस में। चाइना ने भारत को 100 रुपये का सामान बेचा, भारत ने चाइना को 50 रुपये का सामान बेचा, तो चाइना के पास 50 रुपये एक्स्ट्रा है। तो इसे हम कहेंगे भारत का ट्रेड डेफिसिट कितने रुपए का? 50 रुपये का। तो ऐसे ही अब जब हम ट्रेड डेफिसिट देखेंगे 2022 का जनवरी से लेके जून तक का, तो वो ट्रेड डेफिसिट कितना था? $47.94 बिलियन। लेकिन इस साल जनवरी से जून का जो ट्रेड डेफिसिट है 2023 का, वो है $47.04 बिलियन। तो 0.9% का थोड़ा हम देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा ही चेंज आया, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है। ठीक है। अब इंडिया का बिगेस्ट इंपोर्ट्स क्या है चाइना से? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिन्हें कहते हैं हम API। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे जरा ध्यान से सुने। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं ये जैसे हम कोई दवा खरीदते हैं, तो उस दवा का जो प्राइम रीज़न होता है असर करने का, वो API जब उसमें मिल जाता है तभी वो असर करती है। ऐसे सारी दवा एक ही हैं, अलग अलग तरह का API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स डाल के अलग अलग काम की दवा बनाई जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और भारत क्या करता है? चाइना से 90% तक API खरीदता है। और क्या खरीदता है भारत चाइना से? केमिकल्स खरीदता है, मशीनरी खरीदता है, ऑटो के कंपोनेंट्स खरीदता है और मेडिकल की सप्लाई लेता है।
अगला देखते हैं हम न्यूज़, कर्ब्स गोल्ड इंपोर्ट्स। अब क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या फैसला लिया है कि जो गोल्ड के सोने का हम इंपोर्ट करते हैं उसे हम थोड़ा रोक रहे हैं। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों हुआ तो हम समझते हैं। तो अभी क्या था, कुछ दिनों पहले भारत और इंडोनेशिया की एक इंडियन एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत बात हुई थी कि इंडोनेशिया से भारत जो भी सोना आएगा उस पर हम ड्यूटी फ्री रखेंगे इंपोर्ट। तो भारत में अगर इंडोनेशिया से सोना आ रहा है तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। तो अब हुआ क्या कि बाकी सारे देशों से भी लोग, जब पता चला कि बाकी लोगों को कि इंडोनेशिया और भारत का ऐसा पैक्ट है, तो क्या होने लगा कि इंडोनेशिया से भारत में बहुत ज़्यादा सोना एक साथ भेजा जाने लगा, बहुत ज़्यादा सोना भेजना जाने लगा। जब एजेंसीज को पता चला कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था कि इंडोनेशिया भारत को इतना बेचता था सोना, तो समझ में आया कि कोई लूप होल है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, कर्व लगा दिया है गोल्ड इंपोर्ट्स का इंडोनेशिया से। ठीक है, अब क्या है, अगला चीज़, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कही कि जो इंडिया और यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पैक्ट है, एग्रीमेंट है, तो वो अभी भी जारी रहेगा। उसके तहत भी यही है कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ गोल्ड है, गोल्ड ज्वेलरी है, तो वो जारी रहेगा। लेकिन जो इंडोनेशिया वाला हमारा इंडिया एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस पर हमने थोड़े दिन का रोक लगा दिया है। तो बस यही थी आज की खबरें। धन्यवाद।